हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में कैसे डेवलप हुई, इसके ओरिजिन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंट थिंकर्स और कैसे ये सोशियोलॉजी और दूसरे सोशल साइंसेस से अलग बनी, ये सब बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो इंसानी समाज, कल्चर और उनके डेवलपमेंट को स्टडी करती है। यह मेनली छोटी और ट्रेडिशनल सोसाइटीज पर फोकस करती है। इसका डेवलपमेंट 19th सेंचुरी में हुआ जब यूरोपियन स्कॉलर्स ने कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज का स्टडी शुरू किया। E.B. टाइलर, L.H. मॉर्गन और बाद में मालिनोव्स्की जैसे थिंकर्स ने इसको शेप दिया। इस आंसर में हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेजर कंट्रीब्यूटर्स और इमर्जेंस के मेन फैक्टर्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और अर्ली रूट्स। कॉलोनियल एक्सपेंशन और जिज्ञासा। सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जन्म कॉलोनियल पीरियड से जुदा है। यूरोपियन पावर्स जब एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के अलग अलग कल्चर से मिले तो एडमिनिस्ट्रेटर्स और मिशनरीज को इन सोसाइटीज को समझना जरूरी था। इवोल्यूशनरी थॉट का असर। डार्विन के बायोलॉजिकल एवोल्यूशन थियरी से प्रेरित होकर स्कॉलर्स जैसे E.B. टाइलर और L.H. मॉर्गन ने कल्चर को इवोल्यूशनरी स्टेजेस में समझाया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज तक। एथनोग्राफिक लिखने। अर्ली राइटिंग्स डिस्क्रिप्टिव थी, कस्टम्स, किनशिप, रिलीजन, लॉज रेकॉर्ड किए जाते थे। यह सिस्टमैटिक नहीं था पर आगे के साइंटिफिक स्टडी का बेस बन गए। 2. साइंटिफिक डिसिप्लिन का विकास। इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ। 19th सेंचुरी के अंत तक यूनिवर्सिटीज ने एंथ्रोपोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में शुरू किया। ब्रिटेन, फ्रांस, US में डिपार्टमेंट्स बने जहां सोशल या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को अलग पहचान मिली। आर्मचेयर से फील्ड वर्क तक। शुरू में एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स दूसरे लोगों की रिपोर्ट्स पर डिपेंड करते थे। बाद में फ्रांस बोअर्स और मालिनोव्स्की ने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और फील्ड वर्क पर जोर दिया। मालिनोव्स्की का ट्रोब्रियन आइलैंड्स का काम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। सोशियोलॉजी से डिफरेंस। सोशियोलॉजी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को स्टडी करती थी, जबकि सोशल एंथ्रोपोलॉजी ज्यादा छोटी और ट्राइबल सोसाइटीज पर फोकस करती थी। यह डिफरेंस इस डिसिप्लिन की आइडेंटिटी बना। 3. की थिंकर्स और थियरीज। E.B. टाइलर और मॉर्गन। कल्चरल एवोल्यूशन और कंपैरेटिव स्टडीज को एम्फसाइज किया। टाइलर ने कल्चर को डिफाइन किया, दैट कॉम्प्लेक्स होल। फ्रांस बोअर्स, इवोल्यूशनरी अप्रोच को क्रिटिसाइज करके हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म इंट्रोड्यूस किया। ब्रोनिस्लॉ मालिनोव्स्की, फंक्शनलिज्म और इंटेंसिव फील्ड वर्क के पायनियर। उन्होंने दिखाया कि कल्चरल प्रैक्टिसेस सोशल नीड्स को सर्व करते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म डेवलप किया, सोसाइटी को एक सिस्टम के रूप में समझाया। 4. इमर्जेंस के फैक्टर्स। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स। लोकल कस्टम समझने से गवर्नेंस और मिशनरी वर्क इजी हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन और क्यूरियोसिटी। मॉडर्नाइजेशन के समय स्कॉलर्स को ट्रेडिशनल सोसाइटीज के बारे में क्यूरियोसिटी हुई। कंपैरेटिव मेथड्स का विकास। डिफरेंट कल्चर्स को कंपेयर करने की इच्छा ने साइंटिफिक स्टडी को बूस्ट दिया। एकेडमिक रिकॉग्निशन। जर्नल्स, एसोसिएशंस और एकेडमिक ट्रेनिंग ने इसको एक रिकॉग्नाइज्ड डिसिप्लिन बनाया। कंक्लूजन। सोशल एंथ्रोपोलॉजी का इमर्जेंस कॉलोनियल कॉन्टैक्ट्स, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और थियोरेटिकल डेवलपमेंट्स का रिजल्ट था। इवोल्यूशनरी थिंकर्स से लेकर फील्ड वर्क बेस्ड अप्रोचेस तक ये सब्जेक्ट एक स्ट्रॉन्ग सोशल साइंस बना। आज ये हमें कल्चरल डाइवर्सिटी और ह्यूमन लाइफ को समझने का एक पावरफुल टूल देता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Does sociology have a relationship with history? Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का आपस में क्या कनेक्शन है। दोनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे अलग है, और कौन से थिंकर्स और एग्जाम्पल्स इनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं, ये बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन।
सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है जो समझ, रिश्तों और इंस्टीट्यूशंस का अध्ययन करती है, जबकि हिस्ट्री भूतकाल के घटनाओं, विकास और परिवर्तन का अध्ययन करती है। दोनों ह्यूमन बिहेवियर और सोशल पैटर्न्स पर फोकस करते हैं। सोशियोलॉजी जनरल प्रिंसिपल्स और वर्तमान समझ पर ध्यान देती है, जबकि हिस्ट्री पास्ट इवेंट्स को रिकॉर्ड करती है। इनके बीच गहरा संबंध है क्योंकि समझ को समझने के लिए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूरी है। थिंकर्स जैसे मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स ने हमेशा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को एम्फसाइज किया। मेन बॉडी। 1. सोशियोलॉजी और हिस्ट्री की इंटरडिपेंडेंस। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि समझ समय के साथ इवॉल्व होता है और हिस्ट्री इन चेंजेस को रिकॉर्ड करती है। हिस्ट्री फैक्ट्स और इवेंट्स देती है, सोशियोलॉजी उन्हें एनालाइज करके थियरीज बनाता है। जैसे फ्यूडलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन या रेवोल्यूशंस को समझने के लिए हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स और सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स दोनों की जरूरत होती है। मैक्स वेबर ने हिस्टोरिकल डेटा का यूज करके सोशियोलॉजिकल आइडियाज डेवलप किए, जैसे प्रोटेस्टेंट एथिक और कैपिटलिज्म का संबंध। 2. फोकस और मेथडोलॉजी का अंतर। हिस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट्स और उनके रीजंस पर फोकस करती है, जबकि सोशियोलॉजी पैटर्न्स, रूल्स और सोशल बिहेवियर के प्रिंसिपल्स ढूंढती है। हिस्टोरियंस मोस्टली नैरेटिव स्टाइल यूज करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट सर्वेज और मॉडल्स भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल, हिस्ट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन का डिटेल देगा, सोशियोलॉजी उसके इम्पैक्ट को क्लास, पावर और आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में समझेगा। 3. हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी एक ब्रिज के रूप में। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी दोनों डिसिप्लिन्स का कॉम्बिनेशन है। ये देखता है कि कैसे पास्ट इवेंट्स प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर्स को शेप करते हैं। थिंकर्स जैसे बैरिंगटन मूर और चार्ल्स टिली ने दिखाया कि वार्स और रेवोल्यूशंस ने डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म और स्टेट्स को कैसे शेप किया। इंडिया में कास्ट को समझने के लिए हमें एंशिएंट रिकॉर्ड्स और सोशियोलॉजिकल स्टडीज दोनों देखने पड़ते हैं। 4. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का सोशियोलॉजिकल थियरीज में रोल। बहुत सी सोशियोलॉजिकल थियरीज हिस्टोरिकल एनालिसिस पर बेस्ड है। कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम्स के डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करता है। एमील डर्कहाइम ने रिलीजन और डिवीजन ऑफ लेबर को हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बिना सोशियोलॉजिकल थियरीज अधूरे लगते हैं। कंक्लूजन। इस तरह सोशियोलॉजी और हिस्ट्री एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हिस्ट्री फैक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट देती है, सोशियोलॉजी उन्हें इंटरप्रेट करके समझने में मदद करती है। दोनों मिलकर हमें समझ की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। पास्ट से सीख लेकर प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए सॉल्यूशंस निकलना पॉसिबल होता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Discuss the different dimensions of roles. Question explanation. यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सोशियोलॉजी में रोल का क्या मतलब है और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स या डायमेंशंस क्या होते हैं। हमें बताना है कि रोल कैसे स्टेटस से लिंक्ड है, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, रोल सेट क्या है और सोसाइटी में रोल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशियोलॉजी में रोल का मतलब है वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो किसी पर्टिकुलर स्टेटस या पोजीशन के साथ जुड़ा होता है। स्टेटस एक पोजीशन है और रोल उस पोजीशन से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बिहेवियर को दिखाता है। सोसाइटी तभी स्मूथली चलती है जब लोग अपने रोल्स को सही तरीके से निभाते हैं। रैल्फ लिंटन और टेलकॉट पार्सन्स जैसे थिंकर्स ने रोल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। इस आंसर में हम रोल एक्सपेक्टेशन, रोल परफॉर्मेंस, रोल कॉन्फ्लिक्ट और रोल सेट के बारे में डिटेल से समझेंगे। मेन बॉडी। 1. रोल का मतलब और नेचर। डेफिनेशन। रोल एक सेट है राइट्स, ड्यूटीज और नॉर्म्स का जो एक इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट किए जाते हैं जब वो एक पर्टिकुलर स्टेटस होल्ड करता है। रोल और स्टेटस। स्टेटस एक स्टैटिक पोजीशन है, जबकि रोल उस पोजीशन का डायनामिक बिहेवियर है। एग्जाम्पल, टीचर का स्टेटस टीचिंग से जुदा है, रोल है स्टूडेंट्स को पढ़ना, गाइड करना और एसेस करना। इंपॉर्टेंस। रोल से सोसाइटी में ऑर्डर और प्रेडिक्टेबिलिटी आती है। अगर रोल्स क्लियर ना हो तो सोशल लाइफ में केओस हो सकता है। 2. रोल के डायमेंशंस। ए. रोल एक्सपेक्टेशन। मीनिंग, सोसाइटी कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर एक्सपेक्ट करती है जब कोई एक स्टेटस होल्ड करता है। एग्जाम्पल, डॉक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पेशेंट्स का एथिकल और केयरिंग ट्रीटमेंट करे, पुलिस ऑफिसर से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की उम्मीद होती है। थिंकर टैलकट पार्सन्स ने एम्फसाइज किया कि रोल्स नॉर्म्स और शेयर्ड वैल्यूज पर बेस्ड होते हैं। बी. रोल परफॉर्मेंस। मीनिंग, ये बताता है कि एक इंडिविजुअल अपना रोल प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करता है। फैक्टर्स।
पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस, सिचुएशन और रिसोर्सेज अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को। एग्जाम्पल, टीचर से एक्सपेक्ट होता है कि वो 6 घंटे पढ़ाए, पर शायद वो सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ता हो ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल इश्यूज। सी, रोल कॉन्फ्लिक्ट, मीनिंग, जब एक व्यक्ति को एक ही समय पर अलग अलग या कन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस फेस करनी पड़ती है। टाइप्स, इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट, डू डिफरेंट रोल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट, एग्जाम्पल, पेरेंट और मैनेजर बनकर बैलेंस करना। इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट, एक ही रोल के अंदर कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स, एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर को स्ट्रिक्ट भी रहना है और कंपैशनेट भी। अफेक्ट, रोल कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेस और एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। डी, रोल सेट, मीनिंग, रॉबर्ट के मर्टन ने दिया, इसका मतलब है एक सिंगल स्टेटस से जुड़ी मल्टीपल रोल्स का कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल, डॉक्टर के लिए रोल सेट है, पेशेंट्स के लिए डॉक्टर, नर्सेस के लिए सुपरवाइजर, हॉस्पिटल के लिए एम्प्लॉय और कम्युनिटी के लिए हेल्थ एजुकेटर। इंपॉर्टेंस, इससे हम सोशल रिलेशनशिप्स और इंटरडिपेंडेंस को समझ सकते हैं। 3. दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, रोल स्ट्रेन, एक रोल के अंदर सब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट को एकेडमिक्स, एक्स्ट्राकरिकुलर और सोशल लाइफ बैलेंस करना पड़ता है। रोल डिस्टेंस, अर्विंग गॉफमन का कॉन्सेप्ट, जब एक पर्सन अपने रोल से इमोशनली डिटैच हो जाता है। एग्जाम्पल, वेटर अपने फ्रेंड से जोक करता है जब सर्व कर रहा हो, दिखाता है कि वो रोल से अलग भी है। 4. रोल स्टडी का इंपॉर्टेंस, सोसाइटी का ऑर्डर और प्रिडिक्टेबिलिटी समझने में हेल्प मिलती है। इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर को एनालाइज करने में यूजफुल है। मैनेजमेंट, काउंसलिंग और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जैसे फील्ड्स में रेलेवेंट है। कंक्लूजन, रोल सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सिर्फ फिक्स्ड एक्सपेक्टेशंस नहीं होते, बल्कि फ्लेक्सिबल होते हैं जो इंडिविजुअल और सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं। रोल एक्सपेक्टेशन, परफॉर्मेंस, कॉन्फ्लिक्ट और सेट को समझने से हम सोसाइटी के बैलेंस और टेंशंस को समझ सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. What is social organization? Discuss its various perspectives. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझाना है, इसका स्कोप और सोशियोलॉजी में इंपॉर्टेंस बताना है। साथ ही हमें बताना है कि अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट्स ने इसको किस तरह से समझा, जैसे फंक्शनल, कॉन्फ्लिक्ट और इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव्स। आंसर, इंट्रोडक्शन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोशियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बताता है कि सोसाइटी में लोगों के बीच के रिलेशंस, ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस कैसे अरेंज्ड होते हैं और काम करते हैं। इसमें फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन जैसे इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड होते हैं। थिंकर्स जैसे डर्कहाइम, वेबर, पार्सन्स ने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया है। इस आंसर में हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझेंगे और उसके मेन पर्सपेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सोसाइटी में इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बीच के रिलेशनशिप्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। की फीचर्स, नॉर्म्स और वैल्यूज, शेयर्ड बिलीफ्स और रूल्स पर बेस्ड होता है। रोल्स और स्टेटस, हर व्यक्ति का एक रोल और एक पोजीशन होता है। इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, एजुकेशन, पॉलिटी, रिलीजन जैसे मेजर इंस्टीट्यूशंस इसका हिस्सा है। इंटरडिपेंडेंस, सब पार्ट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल, एक स्कूल सिस्टम टीचर्स, स्टूडेंट्स, रूल्स सब मिलके एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2. टाइप्स एंड एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स। कूली ने प्राइमरी, फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स और सेकेंडरी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स बताए। फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स। फॉर्मल, गवर्नमेंट ऑफिसेज जिसमें रूल्स डिफाइंड होते हैं। इनफॉर्मल, फ्रेंड्स सर्कल, पीयर ग्रुप्स। एलिमेंट्स, कम्युनिकेशन, अथॉरिटी, लीडरशिप और डिवीजन ऑफ लेबर इंपॉर्टेंट है। 3. पर्सपेक्टिव्स ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ए. फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, डर्कहाइम, पार्सन्स। सोसाइटी को एक सिस्टम माना जाता है जिसमें पार्ट्स मिलकर स्टेबिलिटी बनाते हैं। डर्कहाइम, सोशल फैक्ट्स और कलेक्टिव कॉन्शियस ऑर्डर मेंटेन करते हैं। पार्सन्स, AGIL मॉडल के 4 फंक्शंस अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी। एग्जाम्पल, एजुकेशन सिस्टम लोगों को सोशलाइज करता है। बी. कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, कार्ल मार्क्स। फोकस पावर स्ट्रगल और इनइक्वालिटी पर होता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पावरफुल ग्रुप्स के फेवर में होती है। एग्जाम्पल,
इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट्स को बेनिफिट करता है, वर्कर्स एक्सप्लॉयट होते हैं। सी इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, मीड, गॉफमन। माइक्रो लेवल पर फोकस करता है, डेली इंटरैक्शंस और मीनिंग्स पर। गॉफमन सोसाइटी को एक स्टेज की तरह समझाते हैं जहां लोग रोल्स प्ले करते हैं। डी इवोल्यूशनरी और नेटवर्क अप्रोचेस समझता है कि ऑर्गेनाइजेशंस टाइम के साथ चेंज होते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन कम्युनिटीज भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। 4 इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्डर मेंटेन करना सोसाइटी को स्मूथली चलने में हेल्प करता है। सोशलाइजेशन वैल्यूज और कल्चर ट्रांसमिट करता है। कलेक्टिव नीड्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज नीड्स फुलफिल करते हैं। मॉडर्न रेलेवेंस सोशल मीडिया नेटवर्क्स आज के समय के नए ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कंक्लूजन सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का बैकबोन है जो लोगों के बीच ऑर्डर और कोऑपरेशन बनाता है। फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और इंटरैक्शनिस्ट जैसे पर्सपेक्टिव्स हमें अलग एंगल से समझने का मौका देते हैं। इसका स्टडी ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों सोसाइटीज को एनालाइज करने में यूजफुल है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।